हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम मेटल्स एंड एलॉय सीरीज का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देखो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, वो मेटल के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया। The metal obtained from the second step is impure and it is known as a crude metal। तो देखो जो मेटल अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें हमने एक प्रोसेस देखी थी, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो उसके अंदर हमें मेटल मिल रहा था लेकिन वो मेटल इम्प्योर फॉर्म में। तो उस इम्प्योर फॉर्म वाले मेटल को बोलते हैं क्रोड मेटल। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, तो उनके नाम गिवन है। देखो, द इम्प्योरिटीज इन द क्रोड मेटल में बी इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म है, अलग चार फॉर्म दिए। अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड, उसके बाद सम एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस एंड एंटीमनी, या फिर फॉरेन मेटल हो सकते हैं, या फिर फ्लक्स और स्लैग, ये चारों इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट है, इसके लिए उसको क्रूड मेटल बोलते हैं। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ऑफ क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो अभी क्रूड मेटल को हमें करना है प्योर प्योर, ठीक है, तो उसको प्यूरिफाइंग प्रोसेस करेंगे तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोसेस है, तो उसमें दिया है, देखो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, तो उसकी कुछ प्रोसेस गिवन है, 7 प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में दिया है डिस्टिलेशन रिफाइनिंग, उसके बाद लिक्वेशन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेफर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी। तो इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में आया है डिस्टिलेशन रिफाइनिंग, तो इसके अंदर दिया है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स which possesses a low boiling point such as mercury and zinc। तो अभी इस मेथड में हम क्या करने वाले, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करने वाले। और कैसे मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, उसका एग्जांपल है मर्क्यूरी और जिंक। In this process, the impure metal is heated above its boiling point so that it can form vapors. The impurities does not vaporize and hence they are separated। तो देखो डिस्टिलेशन एकदम इजी मेथड है। यहाँ पर क्या है कि जो मेटल्स लेने वाले हैं हम, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम जैसे ही हीटिंग करेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के अबव हीट करना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल उनका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 80 और 90 डिग्री पर उसको हीट करेंगे। तो जैसे हीट करेंगे तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटी रहेगी वो वेपराइज नहीं होंगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो काफी हाई होगा ना। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि वो कंटेनर में ही रुका रहेगा और जो मेटल है हमें लगने वाले वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है डिस्टिलेशन। तो नीचे दिखा है देखो, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन से मेटल्स है जिनको डिस्टिलेशन से ही हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर प्यूरिफाइड कर सकते हैं, तो उसका नाम है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो इसका मैंने क्या ना स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश की है। देखो इस तरीके से, ये वाटर कंडेंसर, ठीक है, यहाँ से वाटर आउटलेट है और यहाँ से कोल्ड वाटर इन हो रहा है, मतलब कि वो इस चेंबर में घूमता रहेगा। और जो बीच में छोटी सी डंडी दिख रही है, इसमें से जो वेपराइज मेटल थे वो निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे। देखो प्योर लिक्विड कंपोनेंट, यहाँ पर क्या है, मिक्सचर है, ये फ्लास्क है, इसको मैं हीटिंग कर रहा हूँ ऐसा। और ये वाला देखो ऊपर थर्मामीटर लगा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे। जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल 70 डिग्री अगर है, तो हमें 80 या 90 तक मेंटेन रखना है उसको, इस तरीके से। तो यहाँ से गुजर कर वो जाएगा इस कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा प्योर मेटल जो कि वेपराइज होकर आ रहा है। और यहाँ पर रुका जाएगा, यहाँ पे रुके रहेगा इम्प्यूरिटीज, ठीक है, जो कि मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसका हाई होता है। तो मैंने कोशिश की निकालने की, आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से डिस्टिलेशन की जो तस्वीर है वो दी गई है। अब देखो सेकंड मेथड है लिक्वेशन रिफाइनिंग। Liquefaction is a technique to separate the metals from an ore metal or alloy।
अभी ये भी क्या है, सेपरेशन टेक्निक है, मेटल को कहाँ से करना है, ओर में से या फिर एलॉय में से सेपरेट करना है, तो उसको बोलते हैं लिक्वेशन रिफाइनिंग। This is done by heating the material until one of the constituents start melting and the other remains solid. अब ये ऐसी प्रोसेस है, इसको भी हीटिंग करना है, ठीक है। तो लेकिन तब तक हीट करना है कि जब तक मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई भी एक मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। एक मेल्ट हो जाएगा और दूसरा वैसा का वैसा रहेगा। The liquid melt is drained away from the other and collected. जो मेल्ट हो जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वो अपने आप क्या होगा, बह जाएगा। बह जाएगा तो दूसरा सॉलिड उसी जगह पे रहेगा, और जो मेल्ट हो गया वो दूसरी जगह पे सेपरेट हो जाएगा। Earlier, it was used to extract antimony minerals from ore. It is also used to remove lead containing silver from copper. ठीक है, तो ये एंटीमनी को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ साथ लीड को भी सिल्वर कॉपर से सेपरेट किया जाता है। The first use of liquefaction on an industrial scale was in Germany in the mid 15th century. तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में कहा हुआ था, जर्मनी में हुआ था 15th सेंचुरी को। In the process, impure metal is heated on the sloping hearth of the furnace. If the impurities have a higher melting point than the metal, the pure metal flows down, leaving behind the non-fusible material on the hearth. तो ये देखो प्रोसेस वही बताइए कि जो मेटल और इम्प्योरिटीज एक साथ होते थे, तो इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो रहा था, और जो मेटल थे उनका बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट वो कम था। तो अगर हम उसके मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट से अबव हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपने आप इम्प्योरिटी से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लिक्वेशन रिफाइनिंग प्रोसेस समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। Electrolytic refining is a process of refining a metal by the process of electrolysis. तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक स्पेशल चैप्टर गिवन है, तो उसके अंदर आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस पता चल जाएगा। तो ये तो मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसके अंदर आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि उतने टॉपिक हैं आपके मेटल्स एंड एलॉयज टॉपिक में। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ मेटल, ठीक है। मेनली क्या बोला है, कॉपर, कॉपर को ही हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से प्योर करने वाले। एज फार एज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस इज कंसर्न, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस लार्ज चंक और स्लैब ऑफ impure metal used as the anode with a thin strip of pure metal as cathode. Copper second sulfate solution is the electrolyte. Copper dissolves at the anode. तो देखो एक प्रोसेस के बारे में बताया है कि एक कंटेनर रहेगा, उसके अंदर हम दो रॉड लगाएंगे, एक को एनोड बोलेंगे, एक को कैथोड बोलेंगे, और उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक जो होगा एनोड, तो एनोड के जगह पे उन्होंने बोला है कि लार्ज चंक या फिर स्लैब, मतलब एक बड़ा टुकड़ा लेंगे, ठीक है, मेटल का। वो कौन सा होगा, इम्प्योर मेटल, उसको एनोड के जगह पे लगाएंगे। और जो थीन स्ट्रिप होगी प्योर मेटल की, उसको कैथोड के जगह पे लगाएंगे। और नीचे जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, कॉपर से ही बना हुआ, ठीक है, कॉपर से ही बना हुआ सॉल्यूशन। तो कौन सा लेंगे, कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर डिजोल्व्स एट द एनोड। तो हमेशा प्रोसेस क्या होती है मालूम है, कि जो एनोड के ऊपर कोई भी मेटल लगा दो, एनोड से निकलता है कैथोड तक जाता है, एनोड से निकलकर कैथोड तक जाता है। तो इम्प्योर हम इसलिए एनोड पे लगाते हैं और कैथोड पे डिपॉजिट कराते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, कॉपर, तो कॉपर का क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे कॉपर से, ठीक है। ये क्या था,
लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एनोड पर होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं। जहां से निकलते हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो अब क्या बोला है, कॉपर डिसॉल्व्स एट द एनोड एंड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। द नेट रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, द नेट रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड बोला है। तो जो प्योर मेटल होगा तो इम्प्योरिटीज तो नहीं जाएंगी, लेकिन जो कॉपर होगा प्योर इम्प्योरिटी से हटके क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वहां से कैरी करके कहाँ पे जाएगा, कैथोड में जाएगा और उसको चिपक जाएगा। मतलब वहां से सिर्फ एनोड से प्योर मेटल निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज वहां पर ही चिपकी रहेगी। ऐसा उसका प्रोसेस है। गोल्ड एंड सिल्वर इन द impure copper form a so-called anode sludge of the bottom of the cell which is recovered। तो क्या होता है कि जो एनोड की बॉटम पे है ना, स्लग ऑफ जो इम्प्योर मेटल का रहता है, इम्प्यूरिटीज वो चिपकी रहती है, तो उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ये थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। देखो ये भी निकालने की कोशिश की मैंने। ये वाला कंटेनर है, उसके अंदर देखो ये एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। ये मैंने सप्लाई उसको लगा दिया है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कॉपर है, ये भी। अभी यहाँ से क्या हुआ है, एनोड है, तो एनोड से निकल रहा है और यहाँ पे कैथोड के ऊपर जम रहा है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ इम्प्योरिटी बच जाएगी और यहाँ से प्योर जितना भी प्योर कॉपर का मेटल है वो निकल कर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एनोड कम होता जाएगा और कैथोड जो डिपोजिशन है वो बढ़ता जाएगा इसका। ठीक है, ऐसा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इसके बाद दिया है जोन रिफाइनिंग। Zone refining is a very useful method to get metals with high purity such as silicon and germanium. It is also referred to as zone melting, floating zone process and traveling melting zone। अभी इसमें भी क्या बोला है कि वेरी यूजफुल मेथड है गेट मेटल्स विथ हाई प्योरिटी। एकदम हाई प्योरिटी के लिए हम जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। और हाईली प्योर कौन से होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो उसके अलग नाम भी दिए, जोन मेल्टिंग हो सकता है, फ्लोटिंग जोन प्रोसेस हो सकता है, या फिर ट्रेवलिंग मेल्टिंग जोन भी बोल सकते हैं। जोन रिफाइनिंग refers to the method of purifying a crystal wherein a thin region of the crystal undergoes melting। This molten zone is now moved across the crystal। तो क्या बोला है कि इस प्रोसेस में हम जो थीन रीजन ऑफ क्रिस्टल होता है उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के बाद उसका मतलब मेल्ट हो जाएगा तो उसको मेल्टन जोन बोलेंगे। ठीक है, मोल्टन जोन। और उसको क्या करेंगे, क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे। पहले उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट होने के बाद उसके क्रिस्टल क्रिएट करेंगे। The impurities in the metal are melted at the forward edge by the molten zone and move through the block of metal, leaving the solidified pure metal behind। तो यहाँ पर क्या है कि मेटल जो है, मेटल प्लस इम्प्योरिटी, तो हम उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इम्प्योरिटी है वो डिजोल्व मतलब मेल्ट नहीं होगी, इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं होगी, मेटल मेल्ट हो जाएगा। तो मेटल हो जो है वो मेल्ट हो गया तो वो सेपरेट हो सकता है, उसकी क्रिस्टल बना लेंगे और इम्प्योरिटी पीछे सॉलिड के फॉर्म में रह जाएगी। तो इसके तरह हम जोन रिफाइनिंग उसको बोल सकते हैं। As they move through the block of metal, the impurities in the metal are concentrated in the melt and are transported to one end of the metal block। An illustration of such process is provided below। मतलब कि इसकी प्रोसेस गिवन है, स्ट्रक्चर गिवन है, हमारे पास अवेलेबल है या नहीं वो देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर गिवन है ना, इस तरीके से ये मेटेलिक रॉड था, ये मोल्टन जोन है, यहाँ पे ये हीटर है और ये रिक्रिस्टलाइज्ड मेटल है। तो ये स्ट्रक्चर है जोन रिफाइनिंग का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसको मेल्ट किया जाता है, इसीलिए उसको मोल्टन जोन प्रोसेस बोला जाता है। अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग गिवन है। The principle on which vapor phase refining is based
is that the metal which are impure are converted as volatile compounds. These compounds can be extracted from any different point. After that, it will go through the process of decomposition and then be used again to produce the pure metal. अभी यहाँ पर लिखा है वेपर फेज, तो मतलब हमने जो मेटल प्लस इम्प्योरिटी जो क्रूड मेटल मिला है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेपराइज करके हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, मेटल विच आर इम्प्योर आर कन्वर्टेड एज वोलाटाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो वोलाटाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, थोड़े से भी हीट से वो क्या हो जाते हैं, एटमोस्फेयर में चले जाते हैं। These compounds can be extracted from any different point. ठीक है, after that it will go through the process of decomposition and then be used again to produce the pure metal. तो उसको हम क्या करेंगे, वेपराइज फेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर से उसको देख सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन में होता है, वेपर्स को कलेक्ट किया था, इस तरीके से आप सब निकाल सकते हैं कि इम्प्योरिटी वैसे की वैसे रहेगी और जो मेटल है वो वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। द वेपर फेज रिफाइनिंग टेक्निक इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकेल, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। ये तीन मेटल के नाम दिए हैं, इनके लिए हम वेपर फेज टेक्निक यूज करते हैं। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी गिवन है, पोलिंग रिफाइनिंग। This method is used for metals in which impurities are present in the form of their oxide. तो अब ये ऐसे मेटल को प्योर करने वाला है कि जिनके अंदर इम्प्योरिटी ऑक्साइड फॉर्म में होती है। ठीक है, और जनरली किसको यूज करते हैं हम, कॉपर और टीन, ये दोनों मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए पोलिंग रिफाइनिंग यूज करते हैं। We can use natural gas, petroleum gas or diesel etc. for reducing oxides, but in the past time molten impure metal is stirred with green log or pole of wood, that is bamboo stick. This pole of wood act as a reducing agent which will reduce oxides into pure metal. यहाँ पे oxide है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑक्साइड फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटी उसको हमें कन्वर्ट करना है प्योर मेटल में, इम्प्योरिटीज को हटाना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं या फिर पेट्रोलियम गैस या फिर डीजल। ये तो मतलब कि अभी की जो कंडीशन है वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट टाइम में जहाँ पे ये सब नहीं था, ये खो जाने गया था, तब भी तो मेटल थे, तो क्या करते थे कि एक बाम्बू ग्रीन कलर का जो पोल ऑफ वुड लेते थे, उसको बॉम्बू स्टिक बोलते हैं ना, बाम्बू तो सबको पता है। तो वो क्या करता था, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि जो ऑक्साइड था उसको रिड्यूस कर देता था, मतलब कि ऑक्साइड फॉर्म में से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेता था बाम्बू खुद में और प्योर मेटल को सेपरेट कर देता था। तो एकदम सिंपल प्रोसेस थी, तो उसको बोलते हैं पोलिंग मेथड, क्योंकि हम पोल यूज करते हैं वुड का। ठीक है, बाम्बू का पोल यूज करते हैं, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पोलिंग रिफाइनिंग। ठीक है, और पोल क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि जो कॉपर या टीन है उसमें इम्प्योरिटीज ऑक्साइड फॉर्म में होती है, इस तरीके से। अंडरस्टैंड। अब देखो अल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या है, मैंने इन दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि एक प्रोसेस है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल को प्यूरिफाई करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कॉमन बात है कि एल्यूमिनियम यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसके वजह से इसका भी नाम दिया है अल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। थर्म मतलब हीट, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे क्रोमियम 1900 डिग्री सेल्सियस, मैंगनीज। ठीक है, उसके बाद आयरन, तो ये सब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, देखो क्रोमियम यहाँ पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से देखो इसका ऑक्साइड फॉर्म हुई। ठीक है, जिसको बाद में हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम सेपरेट हो गया देखो, उसके बाद आयरन है, यहाँ पे आयरन सेपरेट हो गया, उसके बाद मैंगनीज है, यहाँ पर भी मैंगनीज सेपरेट हो गया। सबके अंदर कॉमन क्या है, एल्यूमिनियम
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, इसके वजह से इसको बोलेंगे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी भी काफी बड़ी प्रोसेस है, लेकिन हमने उसको ब्रीफली यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए एक स्लाइड बनाई है। Chromatography deals with the movement of components at the different rates in the mixture or differential absorption of an absorbent। तो देखो, impurities और metal इसका absorption point डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसके वजह से उसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। In this process, impure metal is put in a medium, that is liquid or gas. Then we move the medium through an absorbent। हम एक absorbent लगने वाला है जिसके अंदर हम impurity को डाल देंगे, उसमें से उसका और मेटल दोनों का एब्सॉर्प्शन रेट अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो हम इजीली उसको रन करेंगे एब्सॉर्बेंट के ऊपर, तो अपने आप मेटल और जो इम्प्योरिटी वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, while this method is so accurate, there are primarily 4 different types of chromatography। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो सबसे एक्यूरेट मेथड है प्यूरिफाई करने की। तो इसके 4 टाइप्स है, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट में दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये उसके 4 टाइप्स थे।